हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हमारा 6th डे था डेली एक्शन प्लान, जो कि हम लगातार 80 दिनों तक फॉलो करने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी मेरे डेली एक्शन प्लान का हिस्सा बनना है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर पूरा का पूरा शेड्यूल मिलता रहेगा। सुबह आपको क्लास मिलेगी, दिन में आपको क्विज मिलेगा और रात में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको हर दिन इस डेली एक्शन प्लान को फॉलो करना है। आप आसानी से 140 से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो नीट के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं आज की। तो आज का जो क्विज था उसके अंदर 15 क्वेश्चंस थे और वो प्रिज्म के ऊपर बेस्ड था। सबसे पहले देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही बच्चों की। सो दिस इज आवर स्टैटिस्टिक्स। अभी तक 27 बच्चों ने क्विज दिया है एंड आई कैन सी कल परसों की तरह इस बार भी अर्का 14 क्वेश्चंस के साथ में टॉप पर है, अक्षिता 14 क्वेश्चंस के साथ में टॉप पर है, कृतिका 14 क्वेश्चंस के साथ में टॉप पर है। उसके अलावा सुखेंदु, विघ्नराज, सुदर्शन, मिलन, श्वेता, NK, इन सभी बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। लगातार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी हुई है। इसी तरीके से आप परफॉर्म करते रहे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्टार्ट करते हैं आज का क्विज, ठीक है। और मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस को। तो आपको क्विज देना है और क्विज के बाद में सॉल्यूशंस देखने हैं। सॉल्यूशंस देखने से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A prism having refractive index √2 and refracting angle 30 degree has one of the refracting surfaces polished, ठीक है। तो आपको एक प्रिज्म के बारे में कहा गया है और इसकी एक सरफेस को क्या कर दिया गया है, पॉलिश, मतलब मिरर बना दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रे है वो सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी, टकरा के वापस से लौट जाएगी। A beam of light incident on the other refracting surface will trace its path if the angle of incidence is। तो हमें ऐसा कह रखा है कि जो सेकंड सरफेस के ऊपर रे इंसिडेंट हो रही है वो 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा कह ही नहीं रखा। क्वेश्चन में अदर तरीके से ये बात कह रखी है। क्वेश्चन में कह रखा है कि सेकंड सरफेस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो अपने पाथ को रीट्रेस कर रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो जाके टकरा रही है उसी डायरेक्शन में वापस से लौट रही है। ऐसा केवल और केवल तब पॉसिबल होगा जब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। प्रिज्म एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है, इसको प्रिज्म एंगल दिया जाना चाहिए था, है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और रे हमारी पक्का कुछ इस तरीके से आई होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा जो कि इन 3 पॉइंट से मिलके बनाया है, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। तो पक्का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा और ये वापस से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में आपका R और A आपस में बराबर होते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 30 डिग्री। अब हमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि साइन I डिवाइडेड बाय साइन R जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है और म्यू हमें दे रखा है √2। इसका मतलब साइन ऑफ I जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R, मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन I हो जाएगा आपका √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 1/√2, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिंपली 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ रे PQ इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA is refracted in the prism BAC as shown in figure and emerges from the other refracting face AC as RS such that AQ and AR equal हैं, ठीक है। If the angle of prism A is equals to 60 degree and the refractive index of material of prism is √3, then the angle of deviation of the ray is। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो जो कहा गया है उसको अपन एक बार फिगर के अंदर ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि PQ हमारी इंसिडेंट रे है, सबको दिखाई दे गई होगी। प्रिज्म के अंदर वो QR बन जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो बाहर निकलती है तो वो RS बन जाती है। क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है जो कि फिगर से मैच नहीं कर रही।
क्वेश्चन में कह रखा है कि ए क्यू और ए आर जो है वो आपस में बराबर है। अब फिगर में हमें नहीं दिखा रखा है, तो फिगर थोड़ा सा मिसलीडिंग है। अगर ए क्यू और ए आर आपस में बराबर होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसका एक एंगल ऑलरेडी 60 है, बाकी के दो एंगल भी बराबर हैं, तो वो भी 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये तो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा तो सारी की सारी कहानी अब जो है वो हमारे पास में है। कैसे हमारे पास में है, हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। बहुत अलग अलग तरीके हैं, आप कोई से भी तरीके से इसको ट्राई कर सकते हो। कौन से तरीके से ट्राई करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला हुआ करता था, ये आई प्लस ई माइनस ए। क्या हुआ करता था, आई प्लस ई माइनस ए। और जब प्रिज्म के अंदर जो रे है, जो कि डायग्राम के अंदर हमें मिसलीड कर रखा है, असल में जो क्यू आर है ना वो पैरेलल होगी बी सी के। ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की कंडीशन हुआ करती थी, और इस कंडीशन में आपका आई और ई आपस में बराबर हो जाया करता था। तो आप एंगल ऑफ डिविएशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए। तो अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता पड़ जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब डायग्राम के अंदर हमें ऐसे कुछ चित्र बना रखा है, एक बार मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ऐसा कुछ बना रखा है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी और फिर ये बाहर निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। रियल डायग्राम ये है, ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल हो गया हमारा आई। तो हम आसानी से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आर यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू। म्यू कितना दे रखा है हमें, √3 दे रखा है। तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन आई √3 डिवाइडेड बाय 2 है। बस हमारा काम हो गया। तो डेल्टा होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री माइनस प्रिज्म एंगल भी हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आप यूजिंग ज्योमेट्री भी कर सकते हो, फॉर्मूलाज भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो अपने आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, प्योर ज्योमेट्री की मदद से। और भी बहुत सारे मेथड है, आप मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलो, a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a prism of a small angle A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to. तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन में जो हमने कंडीशन डिस्कस करी थी वैसी ही कंडीशन यहाँ पर दोबारा से हमें दे दी गई है। हमें ऐसा बता दिया गया है कि यहाँ से कोई रे आती है, इंसिडेंट होती है, उसके बाद में यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट होती है, और 90 डिग्री पर होने की वजह से इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये एज इट इज सीधे के सीधे बाहर निकल जाती है। यही हमें क्वेश्चन में कह रखा है, देखो ढंग से पढ़ो। और रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहाँ पे अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज आई ऑन वर्ड सरफेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए। ये एंगल हमें ए दे रखा है, स्मॉल एंगल कह दिया तो अपन स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इमर्जेस नॉर्मली, ठीक है, हमें कह रखा है इमर्जेस नॉर्मली, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल बनाया ऑन द अपोजिट सरफेस, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल ए है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस ए, और ये वापस से हो जाएगा ए। मैंने बताया था ना आर और ए आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस करो कि जो साइन आई है डिवाइडेड बाय साइन आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स स्मॉल हैं। तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को ही हम आर लिख सकते हैं। तो आई हो जाएगा आपका म्यू टाइम्स आर, और आर की जगह अपन रख सकते हैं ए। तो म्यू इंटू ए हमारा आंसर हो जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी लगाते हैं यहाँ पे, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अ रे फॉल्स ऑन अ प्रिज्म ए बी सी, जिसमें हमें ए बी और बी सी के बारे में बता रखा है बराबर हैं, ठीक है, यानी कि बी ए सी और बी सी ए ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हैं। एज शोन इन फिगर द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल शुड बी मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ए बी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। मतलब रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए कुल मिला के। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो इस कंडीशन में हमें कहा गया है द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। तो ये जो कंडीशन हमें दे रखी है ये पक्का क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन होगी। हालांकि डायग्राम के अंदर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल वाली कंडीशन बना रखी है, बट अगर अपन मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम ये कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन अगर अपन बनाएंगे, ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आसानी से यूज़ कर सकते हो ज्योमेट्री। तो एक तरीके से आपको जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना दे दिया गया है, 45 डिग्री दे दिया गया है। और आपको पता है साइन ऑफ IC जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/μ के बराबर होता है। यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1/μ। साइन 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2। तो म्यू मिनिमम कितना हो जाना चाहिए आपका, √2 हो जाना चाहिए। मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी टिक करते हैं अपन, यस वी आर करेक्ट। चलो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 so that the ray is parallel to the base inside the prism। अब हमें कह दिया गया है कि रे इज पैरेलल टू द बेस, समझ रहे हो, रे इज पैरेलल टू द बेस, इसको पकड़ो। तो ये कौन सी कंडीशन हुआ करती थी, ये हुआ करती थी आपकी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाली, यानी कि अपन डेल्टा M की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसका मतलब पक्का हमारा एंगल A कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें पूछा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो पहले अपन डेल्टा M निकाल लेते हैं, फिर उसकी मदद से अपन क्या निकाल लेंगे, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल लेंगे। हमारे पास में उसके लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड प्रिज्म एंगल की फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको, पहले इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाला तरीका क्या होगा, म्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √3, साइन A डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 30, साइन 30 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे आप, बहुत बढ़िया बात है, इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2। और √3/2 है, इसका मतलब पक्का A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। 60 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए, इसका मतलब A प्लस डेल्टा M किसके बराबर हो जाना चाहिए, 120 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। A 60 डिग्री है तो डेल्टा M किसके बराबर हो जाना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ तक की बात आई। अब हमें ये भी पता है कि एक फॉर्मूला ये भी होता है कि डेल्टा M इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, और I और E बराबर होते हैं मिनिमम एंगल के केस में, तो ये हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ I माइनस A। अब हमें डेल्टा M पता है तो हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस A करेंगे तो प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यही हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। तो I भी कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए।
देखो ऑप्शन सी पर टिक करते हैं, यस इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 5th क्वेश्चन नंबर 6th सॉरी। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, तो ए हमें दे दिया गया है 30 डिग्री। द रेज इंसिडेंट एट 60 डिग्री एट वन रिफ्लेक्टिंग, तो हमें आई दे दिया गया है कितना, 60 डिग्री। सफ़र अ डिविएशन, और डेल्टा हमें दे दिया गया है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ इमरजेंस इज, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा हमें दे रखा है 30 डिग्री, आई हमें दे रखा है 60 डिग्री, ई हमें फाइंड आउट करना है -30 डिग्री। ठीक है, तो 60 - 30 करेंगे तो 30 बचेगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 0। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है आपका, 0 है, मतलब नॉर्मली रे बाहर निकल रही है। देखो ऑप्शन ए पर टिक करते हैं, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light passing through a prism of refracting angle 60 degree has to deviate by at least 30 degree। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब है प्रिज्म एंगल, जो कि हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। लैंग्वेज यूज़ करिए, ठीक है ना, अजीब सी। डिविएटेड बाय, तो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन एटलीस्ट 30 दे रखा है ना, इसका मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन हमारा कितना है, 30 डिग्री है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म शुड बी, तो हमने देखा था कि म्यू जो हुआ करता था उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय 2। हो गया क्वेश्चन खत्म। साइन ए प्लस डेल्टा एम मतलब 60 + 30 डिवाइडेड बाय 2, 60 + 30 डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 60 डिवाइडेड बाय 2। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय √2 एंड 1/2। 2 ऊपर चला गया, √2 नीचे रह गया, तो ये आ जाएगा √2। म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, √2 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ही होगी तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाना चाहिए करेक्ट। ऑप्शन बी पर टिक करते हैं, यस इट इज़ करेक्ट। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मटीरियल of the prism for the above red, green and blue wavelength are this and this respectively. The prism will be, तो पहले तो इसको पकड़ो कि रेज किस एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से कोई रे आएगी तो सबसे पहला इंसिडेंट तो नॉर्मल होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधी की सीधी अंदर चली जाएगी। फिर यहाँ पर वो कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये कैसे पता चला 45 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 45 दे रखा है, तो पक्का दूसरा वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारी रे जो है वो 45 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। तो जिसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री या उससे कम होगा उनका तो TIR हो जाएगा, और जिन के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा होगा वो बाहर निकल जाएगी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 45 डिग्री अगर हमारा क्रिटिकल एंगल हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। तो हमें पता है कि साइन IC जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/μ। IC की जगह अपन साइन 45 डिग्री रखेंगे इज इक्वस टू 1/μ। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वस टू 1/μ, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2, दैट इज 1.414। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414, ध्यान देना, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होती है उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है और जो ब्लू कलर है इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रीन की कितनी दे रखी है 1.44 और ब्लू की कितनी दे रखी है 1.47।
तो हमारे 45 डिग्री वाले केस से ज़्यादा है, 45 डिग्री वाले केस से ज़्यादा है। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। मैंने बताया था जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है उसका क्रिटिकल एंगल होगा 45 डिग्री। तो जिसकी पक्का 1.44 होगी, जिसकी पक्का 1.47 होगी, उसका क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 डिग्री होगा। और क्रिटिकल एंगल अगर लेस देन 45 डिग्री होगा तो TIR हो जाएगा। तो केवल और केवल रेड कलर जो है वो तो निकलेगा बाहर, और बाकी दोनों कलर्स जो हैं उनका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, सेपरेट ब्लू कलर फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन, सेपरेट ऑल थ्री कलर्स फ्रॉम वन टू अनदर, नॉट सेपरेट इवन पार्शियली एनी अदर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नजर आ रहा है कि रेड कलर बाहर निकलेगा, बाकी दोनों कलर्स TIR हो जाएंगे। ठीक है, देखो ऑप्शन ए पर टिक करते हैं अपन यहाँ पर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अ थिन प्रिज्म P1 विथ एंगल 4 डिग्री मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54। तो हमें A1 दे दिया गया है 4 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दी गई है 1.54, इज कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म ऑफ मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें μ1 दे दिया गया है, ये μ2 दे दिया गया है हमें 1.72, दूसरे वाले प्रिज्म की बात कर रहे हैं। टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, तो हमें A2 कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, दूसरे वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना होगा। तो विदाउट डिविएशन को पकड़ो, विदाउट डिविएशन ये हमें कह रखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नेट एंगल ऑफ डिविएशन Δ1 प्लस Δ2 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0। Δ1 हो जाएगा A1 टाइम्स μ1 माइनस 1, और Δ2 हो जाएगा A2 टाइम्स μ2 माइनस 1, ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो A2 हो जाएगा आपका नेगेटिव A टाइम्स μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई μ2 माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं। A हमें दे रखा है 4 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। μ1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.54, बहुत अच्छी बात है। एंड μ2 माइनस 1 यानी कि 0.72। ये देखो 18 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी -3 डिग्री। माइनस साइन को एक बार हटा दो तो 3 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन सी पर टिक करते हैं, यस इट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो 10th। A ray of light is incident on an equilateral glass prism placed on a horizontal table for minimum deviation. Which of the following is true? तो मैंने मिनिमम डिविएशन के अंदर बताया था कि जो प्रिज्म के अंदर रे होती है वो बेस के साथ क्या होती है, पैरेलल होती है। ये मिनिमम एंगल की कंडीशन थी, या यूँ कह लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। हमें दे रखा है PQ इज हॉरिजॉन्टल, नहीं ज़रूरी नहीं है। QR इज हॉरिजॉन्टल, यस QR इज हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। QR बेस के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब वो हॉरिजॉन्टल होगी। अगला क्वेश्चन देखो 11th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 10th में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 11th क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। तो डेल्टा हमें दे रखा है 30 डिग्री व्हेन इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म। प्रिज्म हमारा कैसा है, इक्विलैटरल है, यानी कि प्रिज्म एंगल पक्का कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है कितनी, √2। द एंगल मेड बाय द रे इनसाइड द प्रिज्म विथ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि प्रिज्म के अंदर जो रे है वो बेस के साथ में कितना एंगल बनाएगी, तो तुम सबसे पहले शक करना कि यार कहीं ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे कॉमन केस तो वही है। तो हमारे हिसाब से म्यू जो है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता तो कितनी होनी चाहिए थी, हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी sin A प्लस Δm डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin A बाय 2। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन दे रखा है, अगर ये ही मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता तो म्यू कितना होना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं।
तो ये हो जाता हमारा साइन 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू आ जाती 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि √2 आ जाती। तो आप देख रहे हो कि वाकई हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के केस में भी √2 होनी चाहिए थी, और हमें दे भी कितनी रखी है, √2 दे रखी है। इसका मतलब पक्का डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा एम है, मिनिमम एंगल है। और मिनिमम एंगल के केस में क्या होती है, रे इनसाइड प्रिज्म किसके पैरेलल होती है, रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल होती है बेस के। काम खत्म। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लो, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड ब्लू कलर्स आर दिस एंड दिस, यानी कि हमें म्यू आर गिवन है, दैट इज 1.664 एंड म्यू वी गिवन है, दैट इज 1.644। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट विल बी द डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, हम लोगों ने डिफाइन किया था एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन हुआ करता था हमारा म्यू वी माइनस, 1 सेकेंड इसको लिखने दो इस तरीके से, हाँ, तो हमारी डिस्पर्सिव पावर हुआ करती थी, डिस्पर्सिव पावर किसके इक्वल हुआ करती थी, तो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू फॉर येलो -1। अब हमें म्यू वी और म्यू आर तो दे रखा है, म्यू वाई निकालते हैं। तो म्यू वाई मैंने कैसे निकालना सिखाया था, एवरेज वैल्यू निकालो, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1.664 प्लस 1.644 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे, पावर चली जाएगी 1, 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएंगे, पावर चली जाएगी 1, 1 + 1 + 1 यानी कि 3.308 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 1.654। ये हमारी म्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्पर्सिव पावर हो जानी चाहिए हमारी, डिस्पर्सिव पावर कितनी हो जानी चाहिए, फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज़ ही रखनी है। तो ये हो जाएगी 1.664 माइनस 1.644 डिवाइडेड बाय 1.654 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये, तो 1.664 में से 1.644 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 6 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 2, 6 में से 6 चले जाएंगे तो 0, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0। तो 0.020 डिवाइडेड बाय 1.654 में से 1 को माइनस करोगे तो बचेगा 0.654। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका ऑप्शन बी यानी कि 0.0305 ये आपको आता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, क्वेश्चन में ये बैंगनी कलर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होनी चाहिए और ये रेड कलर की होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है क्वेश्चन में। बैंगनी कलर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, रेड कलर की कम होती है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। Deviation of 5 degrees observed from a prism whose angle is small and whose refractive index is 1.5। तो स्मॉल एंगल की बात कर रखी है, म्यू हमें दे दिया गया है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो फॉर्मूला अपन कौन सा लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू -1, स्मॉल एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो डेल्टा हमें दे रखा है 5 डिग्री, प्रिज्म एंगल हमें फाइंड आउट करना है और म्यू हमें दे रखा है 1.5 - 1 दैट इज़ 0.5। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज़
10 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी पे टिक करते हैं, यस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, a ray of light is incident at 60 degree on one of the face of the prism of angle 30 degree and emergent ray makes 30 degree with the incident ray। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, अब इस लाइन को पढ़ो, द इमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री विथ द इंसिडेंट रे, यानी कि हमें डेल्टा दे रखा है। डेल्टा ये तो हुआ करता था कि इमर्जेंट रे को तुम सीधा आगे बढ़ा दोगे, ठीक है, और इंसिडेंट रे को सीधा आगे बढ़ा दोगे, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो वो हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है हमें 60 डिग्री, वेरी गुड। एंड प्रिज्म एंगल कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री दे रखा है। हमें पूछा गया है कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, ये हमें पूछा गया। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हमारा जो डेल्टा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ई निकाल लेंगे, ई निकालेंगे तो कितना आएगा, ई निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा डेल्टा दैट इज़ 30 डिग्री माइनस आई दैट इज़ 60 डिग्री और माइनस माइनस प्लस होके 30 डिग्री। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया 60 से, तो ये आ जाएगा 0 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, आपकी जो रे है वो नॉर्मली बाहर निकल रही है, और नॉर्मली जब बाहर निकलती है, मैंने शुरुआत में भी बताया था, उस कंडीशन में आर किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर, मतलब आर भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही हमें आर पता पड़ गया हमारा काम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। आई हमें दे रखा है कितना 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया √3, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.732। तो जो पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हम केस डिस्कस कर रहे थे, ये बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A prism of certain angle deviates the red and blue rays by 8 degree and 12 degree respectively. Another prism of, तो हमें एंगुलर डिस्पर्जन पता पड़ गया फर्स्ट केस में कि एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा। भाई एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ करता था कि आपकी बैंगनी कलर कितनी मुड़ा और आपका रेड कलर कितना मुड़ा, तो 12 डिग्री में से अपनों ने 8 डिग्री को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 4 डिग्री, ये हमारा एंगुलर डिस्पर्जन होगा। Another prism of same angle deviates the red and blue rays by 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले वाले प्रिज्म के लिए, और ये हो गया हमारे दूसरे वाले प्रिज्म के लिए। इसमें क्या दे रखा है हमें, एंगुलर डिस्पर्जन हमें दे रखा है 14 डिग्री माइनस 10 डिग्री दैट इज 4 डिग्री, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। द प्रिज्म आर स्मॉल एंगल्ड एंड मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। डिफरेंट मटीरियल्स का मतलब है दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। द डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ द मटीरियल्स ऑफ द प्रिज्म आर इन द रेशियो, किस रेशियो के अंदर होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर आप डेल्टा फॉर वाई निकालते तो एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 12 डिग्री प्लस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री आ जाएगा। और इस वाले केस में डेल्टा वाई निकालते तो कितना आता 14 डिग्री प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 12 डिग्री। तो केस 1 के अंदर जो पावर होगी डिस्पर्सिव पावर वो हो जाएगी एंगुलर डिस्पर्जन दैट इज 4 डिग्री डिवाइडेड बाय डिस्पर्जन फॉर येलो कलर दैट इज 10 डिग्री। और केस 2 के अंदर जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, डिस्पर्जन तो 4 डिग्री है बट यहाँ पे वाई कलर के लिए जो डिस्पर्जन हो रहा है वो कितना हो रहा है 12, डिविएशन हो रहा है जो 12 डिग्री हो रहा है। बस दोनों का रेशियो हमें लेना है,
तो P1 डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगा हमारा 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 डिग्री, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। सो बच्चों, हर दिन प्रोग्रेस करते रहो, यही इंपॉर्टेंट है। डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।